नमस्कार। मेरा नाम हिरण्य हिमकर है और मैं लाइव आ चुका हूँ। अभी 4-5 लोग मुझे दिख रहे थे और शायद कुछ ही क्षणों में वो जुड़ेंगे भी। मैं कह रहा था कि आज का ये जो सेशन है जिसमें मुझे कहानी का पाठ करना है, अशोक सेकसरिया की कहानी का पाठ करना है, उन पर दो चार बातें मुझे कुछ कहनी है। इस कहानी को पढ़कर जैसा मैंने महसूस किया उस पर मैं अपनी बात रखूँगा। लेकिन अभी कुछ देर पहले जब मैं जुड़ा था, अभी कुछ क्षण पहले, तो जैसा मैं कह रहा था कि ये एक बड़ा सुखद संयोग होता है कि किसी साहित्यकार को आप अचानक से ही जान जाते हैं। कोई आपको मशवरा देता है, कोई आपको सलाह देता है कि आप उनकी इस कहानी को पढ़िए, और जब आप उस कहानी को पढ़ते हैं तो आप खुश होते हैं, आपको संतोष मिलता है कि आपने एक अच्छी कहानी पढ़ी और अब तक इस कहानी से हम थोड़ा दूर थे। अशोक सेकसरिया की सारी कहानियाँ मेरे पास, जो उनका लेखकी नाम से जो कहानी संग्रह है वो अभी मेरे पास उपलब्ध भी है। जब अर्पण कुमार जी ने कहा कि आपको अशोक सेकसरिया की एक कहानी का पाठ करना है और उन्होंने जब मुझे कहानी का पीडीएफ भेजा तो मैंने उस कहानी को पढ़ा तो मुझे ध्यान आया कि अरे ये किताब तो मेरे पास है, घर पे पड़ी हुई है। लेकिन जैसा कि अल्पज्ञानी पाठक जो होते हैं वो किताबें तो बहुत सारी रखते हैं लेकिन कई बार उस किताब को वो खोल कर देख नहीं पाते हैं। तो ठीक अशोक सेकसरिया की इस लेखकी कहानी संग्रह के साथ भी ऐसा हुआ कि मेरी दराज में किताब रखी हुई तो थी, मैं रोज शीर्षक देखता था लेकिन कभी उनके कहानी संग्रह को पढ़ नहीं पाया। अशोक सेकसरिया से जुड़ाव मेरा एक और भी कारण है कि मेरी अकादमिक जगत में जो एमफिल का जो मेरा विषय है वो विषय राम वृक्ष बेनीपुरी पर है कि राम वृक्ष बेनीपुरी के राजनीतिक विचार, विशेष संदर्भ, जनता के संपादकीय। तो जब मैं राम वृक्ष बेनीपुरी पर काम कर रहा था तो सीताराम सेकसरिया के बारे में चर्चा मिलती है कि किस तरह से वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, और उसी क्रम में अशोक सेकसरिया के बारे में मुझे जानकारी मिलती है। तो ये जुड़ाव अपने आप में है। और उसके साथ 2014 में जब इनकी मृत्यु हुई तो एक और संयोग इसे कह लें कि मैं और डॉक्टर प्रेम सिंह दोनों इंदौर, मध्य प्रदेश इंदौर के में हम एक यात्रा पे गए हुए थे। वहाँ मेधा पाटकर से भी हम मिले। तो उसी यात्रा के दौरान जब हम दोनों कार में बैठे हुए थे तभी प्रेम सिंह सर के पास एक फ़ोन आता है जिसमें ये सूचना दी जाती है कि अशोक सेकसरिया का निधन हो गया। वो थोड़े से हतप्रभ भी होते हैं। उसके बाद फिर मेरी उनसे बातचीत होती है इस बारे में अशोक सेकसरिया को लेकर बातचीत होनी शुरू होती है। तो थोड़ी बहुत चर्चा अशोक सेकसरिया के राजनीतिक विचारों के बारे में, उनके समाजवादी विचारों के बारे में डॉक्टर प्रेम सिंह से मुझे जानने को मौका मिलता है। कई बार क्या होता है जीवन में कि आप जिन विचारकों के साथ, जिन चिंतकों के साथ किताबों के मार्फत या अपनी पढ़ाई के दौरान जुड़ते चले जाते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको जीवन में किसी न किसी मोड़ पर मिलते चले जाते हैं। आज की शाम ऐसा ही एक मोड़ है कि अशोक सेकसरिया के बारे में मैंने सुना था अपने एमफिल के काम के दौरान। उनके चिंतन को, समाजवादी चिंतन को मैंने जाना था। फिर एक लंबा गैप आ गया और आज फिर मुझे अशोक सेकसरिया की साहित्यिकी से रूबरू होने का मौका मिला। मैं उनकी जिस कहानी का आज मैं जो पाठ करने जा रहा हूं, और ये लेखकी नामक कहानी संग्रह में ये कहानी संकलित है और ये वाकदेवी प्रकाशन से 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। और इसकी जो भूमिका है वो प्रयाग शुक्ल ने लिखी है और बिल्कुल साहित्यिक भूमिका लिखी है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये 12वीं कड़ी है जनसुलभ पुस्तकालय पे, अशोक सेकसरिया के एकाग्र पे। तो उनके बारे में विभिन्न विधाओं को लेकर काफ़ी बातचीत हुई। वो अनुवादक भी थे, वो राजनीतिक चिंतक भी थे, वो साहित्यकार भी रहे हैं।
साथ ही साथ वो उनका राजनीति में भी दखल था। लेकिन जो ये भूमिका प्रयाग शुक्ल ने लिखी है वो विशुद्ध साहित्यिक भूमिका लिखी है। मुझे याद पड़ता है विजय देव नारायण शाही को भी लेकर कि विजय देव नारायण शाही भी वो कहते थे कि साहित्य में राजनीति को नहीं लाना चाहिए और राजनीति में साहित्य लाना घातक होता है। अशोक सेकसरिया की कहानियों को भी पढ़कर मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि वो साहित्य को बिल्कुल स्वतंत्र रूप से जीते थे, लिखते थे, और जब वो राजनीतिक विचार प्रस्तुत करते थे तो उसमें वो बिल्कुल भी लेश मात्र भी साहित्यिक नहीं होते थे। तो ये जो कहानी का पाठ जो मैं आज करने वाला हूँ ये है छुटपन के वर्षों का अंतर। इस कहानी का आज मैं पाठ आप लोगों के सामने मैं करूँगा। इससे पहले इसमें जब मैं पढ़ रहा था तो कृष्णा सोबती ने इस किताब के फ्लैप पर अपनी एक बात लिखी है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं पढ़ दूं, उसके बाद फिर मैं कहानी पर आऊँगा। उस फ्लैप में कृष्णा सोबती ने लिखा है कि उस शाम कनॉट प्लेस के गोलाकार आसमान पर काले बादलों का ग्रे शामियाना तना था। कजरारी बदलियां एक दूसरे से होड़ लगाए थीं। देखते देखते उमड़ते घुमड़ते पनीले बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी। पैदल चलने वाले पार पथों और ट्रैफिक की गहमती सड़कों को फुर्तीली चाल से मापने लगे। हशमत हैमिल्टन वाले बरामदे में से निकलकर कुछ ही कदम आगे बढ़े थे कि बताशों की तरह मोटी मोटी बूंदें टपकने लगी। बैंगर्स के आगे कन्फेक्शनरी की चॉकलेटी गर्मीली गंध नथनों के सिर पर लहराती होठों को ललचाने लगी। मन हुआ सीढ़ियां चढ़ टेबलों की भीड़ में जा मिले, मगर नहीं, हमने तो दोस्तों से मिलने का वक्त वोल्गा पर तय किया था। ऑर्डर हुआ, चाय, कॉफी, सैंडविच, चीज पकौड़ा, दोस्तों का गुच्छा। प्रयाग शुक्ल, अशोक सेकसरिया और प्रबोध कुमार। कहानियों की चर्चा होने लगी। उन दिनों कहानी की राजनीति आज किसी पेचीदा और बारीक नहीं थी। किसी कहानी विशेष को अच्छा कहने से ना कोई कतराता था और न कंधे सकुचाता था, न अहंकारी मुद्रा में सिर्फ मुंह बिचकाता। हम लोगों के लिए एक अच्छी कहानी लिखी जानना कभी अभी साहित्यिक घटना थी। प्रतिद्वंदता में एक दूसरे को सिर्फ मात देने का ही बहाना नहीं थी। गुणेंद्र कंपानी की लंबी कहानी का जिक्र हुआ। गुणेंद्र कंपानी की लंबी कहानी का जिक्र हुआ। कहानी पसंद की गई थी। उसके लिए हम लोगों में उत्साह था और शंका थी। हमने पूछा, कौन साहब हैं ये? गुणेंद्र कंपानी। प्रयाग चुपके चुपके मुस्कुराते रहे, फिर अशोक की ओर देखा और हमसे कहा, ध्यान से देखिए, क्या अशोक सेकसरिया कुछ कुछ गुणेंद्र कंपानी नहीं लगते हैं? हम अशोक सेकसरिया को देखने लगे और पशोपेश में पड़ गए। लगने से भला क्या मतलब? यार इस गुत्थी को सुलझा डालिए। अशोक अजीब सरकती सी हंसी हंसने लगे। चुप्पे प्रयाग नटखट हो बोले, खिस्सा कोताह ये है कि अशोक सेकसरिया ही गुणेंद्र कंपानी है। ऐसा है तो परेशानी ही क्या? इस कहानी के मार्फत हम एक अच्छे कहानीकार को स्वीकार करते हैं। इस हस्ताक्षर द्वारा लिखे गए को हम उत्सुकता से पढ़ेंगे। अशोक अपनी अन्य कहानियों के बारे में भी बताएं। ये लेखकी के फ्लैप पे कृष्णा सोबती ने लिखा है और ये जो फ्लैप पर उनका जो लेखन है वो हम हशमत भाग 2 में संकलित एक शाम पुरानी का एक अंश है। अब हम कहानी के ऊपर आते हैं। कहानी, जैसा मैंने कहा कि एक कहानी का मैं पाठ करूंगा और ये कहानी है छुटपन के वर्षों का अंतर। कहानी शुरू करने से पहले 2-4 बातें। कई बार कुछ कहानियां बहुत सहज होती हैं, सहजता इतनी कि वो अपने पात्रों से इतने सहज ढंग से उसके मन के अंदर के जितने भी विचार हैं जो मन के अंदर हैं, उसके लिए वो कोई घटना प्रसंग या घटना विशेष को वो कहीं से वो निर्मित नहीं करते हैं कहानीकार, बल्कि बहुत सहज ढंग से अपनी बात कहते हुए लेखक अपनी बात, कहानीकार उस पात्र के माध्यम से ही उसकी सोच को इतने सहज ढंग से बिल्कुल पानी की तरलता की तरह वो आगे बढ़ाते हुए चलते हैं कि कहानी समझ में भी आती जाती है।
कहानी के कथ्य में भी कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होता है और कहानी अपनी रवानगी में प्रभाव पैदा करती है। अशोक सेकसरिया की विभिन्न कहानियां ठीक इसी तरह की रवानगी है। अगर हम उनकी शैली की बात करें तो वो बिना सप्रयास किसी तरह के घटना या प्रसंग को रचते नहीं हैं, बल्कि वो एक पात्र के जरिए अपनी बात को कहना शुरू करते हैं और बहुत ही जिसे बोलते हैं कि तरलता में वो पात्र अपनी सोच के साथ आगे बढ़ता चला जाता है और उसी आगे बढ़ने के क्रम में कहानी दिलचस्प होती चली जाती है और उनके पात्रों से आपको बहुत प्यार हो जाएगा। तो इसमें भी जो छुटपन के वर्षों का अंतर है, इसका जो पात्र है इससे आपको प्यार हो जाएगा, जो मुख्य पात्र है इससे आपको प्यार हो जाएगा। प्यार होने के कई कारण हैं। उसकी सोच बड़ी ईमानदार है, सोच की जो अभिव्यक्ति है वो बड़ी ईमानदार है और बहुत ही सहजता और बहुत ही तरलता से वो पात्र अपने मन की सारी बातों को कहता हुआ चलता है। और एक अलग कथ्य है इस कहानी की। एक विशेषता ये भी है कि इसका कथ्य भी बिल्कुल अलग है, जो शहरों में देखने को मिलता है। शहरों में इस तरह का कथ्य उपजता है। मन बहुत एक सोच की प्रक्रिया को लेकर दरअसल ये कहानी कही गई है। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कहानी का पाठ करता हूँ और फिर उसके बाद इस पर दो चार बातें और करूँगा मैं। अशोक सेकसरिया की ये कहानी है छुटपन के वर्षों का अंतर। शीर्षक ध्यान रखिएगा, छुटपन के वर्षों का अंतर। कहानी शुरू कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ध्यान से कहानी सुनेंगे और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद भी आएगी। उसने घड़ी की ओर देखा। 5 बजने में पौन घंटा बाकी था। सारा दिन काम करते करते वो थक गया था और 2 बार गलत जोड़ने के बाद उसने सोचा कि उसे थोड़ी देर रुक जाना चाहिए। कहीं जोड़ने में वो पुरानी गलती तो नहीं दोहरा रहा है। उसे स्कूल के अपने उस मास्टर का ख्याल आया जिसे उसने केवल हिसाब में पास होने के लिए ट्यूटर रखा था। उस मास्टर ने बताया था कि जब सवाल गलत हो तो उसे थोड़ी देर के बाद करना चाहिए, नहीं तो दूसरी बार भी पहली गलती होने की शंका रहती है। उसने सिगरेट सुलगा ली और कनखियों से दूर बैठे अपने बॉस को देखा कि कहीं वो ये तो नहीं देख रहा है कि वो काम नहीं कर रहा है। दिन भर काम करते करते वो थक गया था, लंच भी नहीं कर सका। इतने काम के लिए उसे जितने पैसे मिलते उससे कहीं अधिक काम था और उसने सोचा आज वह और काम नहीं करेगा। सिगरेट सुलगाकर वो शाम के बारे में सोचने लगा कि दफ्तर से निकलने के बाद वो क्या करेगा। दोस्तों के पास उसकी जाने की इच्छा थी पर वो जाना नहीं चाहता था। परसों उसने अपने दोस्तों से कह दिया था कि वो 6-7 दिन नहीं मिल सकेगा। ये कहते समय उसे प्रमिला का ध्यान था। कल प्रमिला से मिलने की बात थी और उसने सोचा था कि शायद कुछ ऐसा हो कि प्रमिला से मिलने का सिलसिला आगे बढ़े। आज फिर दोस्तों में जाना अखरता था। वो जानता था कि कोई उसका मजाक नहीं उड़ाएगा, पर यह सुनना कि तुम तो 6-7 दिन मिलने वाले नहीं थे, उसके बस का नहीं था। वो कल की पहली हरी चेक की कमीज और खाकी पैंट पहने था। खाकी उसका प्रिय रंग था। उसके इस खाकी पैंट का कपड़ा काफी उम्दा था। उसे लगता था कि इन कपड़ों में वो ठीक लगता है। दाढ़ी उसने 3-4 दिनों से नहीं बनाई थी। उसका सपाट चेहरा शेव करने के बाद भद्दा और छोटा लगता था। इसका उसे पता था और कल उसने जानबूझकर दाढ़ी नहीं बनाई, तब ये सोचकर कि वो प्रमिला से मिलने के लिए दाढ़ी नहीं बना रहा है, पर वो जितना बेहतर दिख सकता है दिखेगा और प्रमिला भी ये सोचेगी कि उससे मिलने के लिए अतिरिक्त सतर्क नहीं है। उसे खुशी हुई थी। अपने भीतरी छल को वो जानता था। पर प्रमिला कल मिलने नहीं आई। 1 घंटे इंतजार करने के बाद वो पिक्चर देखकर अपने कमरे लौट आया। सिगरेट पीते पीते उसने मन ही मन कहा, हाँ तो सिलसिला जुड़ा नहीं, और फिर सिलसिले पर उसे एक व्यंग भरी हंसी आई। उसने एक बार फिर घड़ी की ओर देखा। 5 बजने में अभी 40 मिनट बाकी थे। कल प्रमिला के न आने का उसे बहुत दुख नहीं था, ना ही वो हताशा जो उसने आज से 7-8 साल पहले एक दिन प्रीति के न आने पर महसूस की थी।
उस दिन की हताशा और कल की अपनी निरपेक्षता पर उसे सहसा विश्वास नहीं हुआ। 7-8 सालों में वो इतना नहीं बदला था, ये वो अच्छी तरह जानता था। प्रीति से अपने संबंध के बारे में उसने अपने मन में एक पन जोड़ रखा था कि प्रीति को उससे प्रीति थी, प्रेम नहीं था। पर उसे जो कुछ था उसे एक बचकानापन कहने की कोशिश करने पर भी वो उड़ा नहीं पाता था। कॉलेज से निकलकर वो जब प्रीति से मिलने की बात होती तो किस तरह इंतजार किया करता, इसकी याद कर उसे अब अपनी दयनीयता पर झुंझुलाहट होती। प्रीति भी 3rd ईयर में थी और वो भी, पर वो बहुत छोटा था, अपनी क्लास में सबसे छोटा, और प्रीति 20 साल के लगभग थी। छोटी उम्र में मैट्रिक और इंटरमीडिएट करने का उसका सारा गर्व प्रीति के सामने चला गया था। प्रीति जब उसको कह देती कि तुम अभी बच्चे हो, थोड़े दिन बाद समझोगे, तो उसके कान लाल हो जाते और वो सुन्न पड़ जाता। छोटा होना एक जुर्म था जिसकी उसके पास कोई सफाई न थी। आज उसे प्रीति की बात का एक अश्लील उत्तर सूझता है, पर यह उत्तर कुछ ऐसा ही है जैसे कि एक पिटता बच्चा अपने मन में पीटने वाले को गाली बुदबुदाता है। पर उसे वे स्वीकार नहीं था कि वो पिटता हुआ बच्चा था। उसकी बहन की अपनी सास से अक्सर लड़ाई होती थी। आज भी उसे विश्वास नहीं होता है कि उसकी बहन की किसी से कैसे लड़ाई हो सकती है। लड़ाई शायद प्रेम को छोड़कर, और शायद प्रेम में भी स्वार्थों के कारण होती है। और अपने बहन के बारे में एक प्यारे भाई की तरह उसके मन में यह विश्वास बैठा हुआ था कि उसकी बहन स्वार्थ नहीं जानती। उसकी बहन उसे कहती कि उसकी सास ने उसे ये कहा, तो वो कहता कि तुमने जवाब क्यों नहीं दिया। तब वो कहती, अश्वनी, इस वक्त वो जवाब नहीं सूझता। प्रीति के बच्चे होने की बात का उत्तर उसे अपनी बहन की बात में मिलता। उसे यही लगता कि वो अपनी बहन का भाई है जिसे ठीक समय पर जवाब नहीं सूझता, और ये सोचकर उत्तर न दे सकने का उसका दुख बहुत कम हो जाता है। प्रीति से वो उन दिनों 15-20 दिनों में एक बार मिल पाता था, और इस दिन के लिए वो अपने पास कम से कम 5 रुपए रखता था। प्रीति बहुत धनी थी, और उसके मन में कभी कभी ये ख्याल आता कि कहीं वो प्रीति से उसके धनी होने के कारण तो प्रेम नहीं कर रहा है। वो और प्रीति किसी रेस्तरां में बैठते, 1-2 घंटे बातें करते और चल देते। उसे प्रीति से साफ साफ कुछ कहने का साहस नहीं होता, और वो एक स्निक की तरह प्रेम निवेदन करता। एक दिन उसने कहा, प्रीति, तुम अपने नाम के गलत हिज्जे लिखती हो, तुम्हें प्रीति लिखना चाहिए। प्रीति एक बारगी हंस पड़ी, और फिर उसका आशय समझकर उसने कहा था, हाँ। उसकी हाँ में एक डपट थी और झिड़की थी, और वो डर गया था। प्रीति को मिलने के लिए वो बहुत मुश्किल से राजी कर पाता। जब वे जाने को होते तो फिर वो मिलने की बात करता, तो वो कहती कि वो उससे बोर हो जाती है, और फिर चिढ़ाकर कहती कि उसके कॉलेज की लड़कियां उसे उसका छोटा भाई समझती है। वो फिर लाल हो जाता, उसके कान जलने लगते, और उसके हाथ पैर दुख और उत्तेजना से कांपने लगते। कॉलेज में क्लास में बैठे उसे केवल प्रीति के ख्याल आते, और वो केवल उस दिन की सोचता जिस दिन उसे प्रीति से मिलना था। शाम को वो कभी कभी पार्क में जा बैठता। उसके कॉलेज के पास ही एक पार्क था। वहां बैठे कोई उपन्यास पढ़ते या बच्चों को क्रिकेट खेलते देखता वो शाम बिता देता था। एक दिन उसके पास एक 9 वर्ष की बच्ची आई और कहा, प्लीज अंकल, हमें जुगनू पकड़ दो। वो बड़े उत्साह से अपने रुमाल से जुगनू पकड़ने लगा। जुगनू रुमाल में हर बार पकड़ में नहीं आते। लड़की बार बार उसकी ओर देखती कि कहीं उसका धैर्य खत्म तो नहीं हो रहा है। लड़की ने जब उसे अंकल कहा था तो उसे बड़ी खुशी हुई थी। 6-7 महीने पहले उसने अपने हाफ पैंट से फुल पैंट पहनना शुरू कर दिया था। वो इतना बड़ा नहीं था कि कोई उसे अंकल कहता। वो अपने जीजा को चाचा कहा करता। बचपन में उसे सिखाया गया था कि पिता से जो छोटे हों उन्हें वो चाचा जी कहे। उसके जीजा शादी से पहले उसके यहाँ कुछ दिन रहे और वो तब उन्हें चाचा जी कहने लगा था। बहन की शादी के बाद भी चाचा जी कहने का क्रम जारी रहा। घर में लोग उसका मजाक उड़ाते कि वो अपने जीजा को चाचा कहता है, पर मजाक के बावजूद वो जीजा को चाचा जी कहता रहा। अपने को अंकल कहे जाने पर उसे ख्याल हुआ कि इस लड़की को भी उसके जैसा ही सिखाया गया हो। वो जुगनू खोजते और पकड़ते अस्थिर हो गया था, पर बच्ची की कातर आंखें कि कहीं वो धैर्य न खो दे उसके आगे झिलमिला जाती और वो अपने उत्साह को पंप करके फिर तेजी से जुगनू खोजने लगता। जब लड़की ने कहा, अंकल अब रहने दो, तभी उसने जुगनू पकड़ना बंद किया। उस दिन से वो छोटी सी लड़की से जुड़ गया।
इस लड़की का नाम वीणा था, पर बुलाने का नाम बीनू। उसने बताया कि शनिवार को उसके डैडी और माँ, वो कभी मम्मी नहीं कहती, उसके मुंह से अंग्रेजी में माई माँ इतना प्यारा लगता कि उसे लगता कि वो अकेले वन में बैठा है और एक छोटी प्यारी सी चिड़िया चहक रही है। सिनेमा जाते और रविवार को उसे होम टास्क नहीं करना पड़ता, इसलिए वो आया के साथ शनिवार शनिवार पार्क आती है। वीनू के साथ अब उसकी हर शनिवार को मुलाकात होती। वो अपनी सारी बातें बताती, अपनी सहेलियों की, अपनी डैडी की और माँ की। बीनू के बगल में एक लड़की रहती थी, उसका एक छोटा भाई था। ये लड़की बीनू को बहुत जलाती थी। बीनू कहती नीना, ये उस लड़की का नाम था। नाम से ही वो घटिया जान पड़ी, बहुत बदमाश है। वो अपने भाई को गोद में लेकर सीढ़ियों पर बैठ जाती है। उसके भाई को खिलाने को वीनू का बहुत जी करता है। वीनू इस लड़की से कहती कि नीना, तुम तो सारा दिन इसे खिलाती हो, थोड़ी देर के लिए मुझे दे दो। तो नीना कहती कि ये उसके पास रोएगा, मेरे पास छोड़कर ये सबके पास रोता है। वीनू उसे बताती कि नीना का भाई कितना सुंदर है, कितने छोटे पैर और पैरों में कितनी छोटी उंगलियां। नीना के भाई की बात बताते उसके मन में नीना के विरुद्ध प्रतिहिंसा जाग पड़ती। कहती इतनी बदमाश है कि जानकर सीढ़ियों पर अपने भाई को लेकर बैठती है कि मैं देख देख कर जलूं। उसे वीनू की बात पर मन में हंसी आई, पर वो हंसा नहीं। यदि हंस पड़ता तो वीनू उसे बालिग दुनिया का गद्दार ब्रांड कर देती और फिर कभी अपनी बातें नहीं बताती। नीना को परास्त करने के तरीके वो वीनू को सुझाता। वो कहता जब नीना अपने भाई को लेकर सीढ़ियों पर बैठे तब वो उस तरफ बिल्कुल जाया ही ना करे और नीना को बातों बातों में कहे कि उसे छोटे बच्चे अच्छे नहीं लगते हैं, पेशाब कर देते हैं और लिए लिए घूमने से हाथ दुख जाते हैं। ऐसा कहने पर धीरे धीरे नीना खुद उसे अपना भाई खिलाने देने लगेगी। बीनू को ये तरीका ठीक मालूम पड़ा तो उससे लिपटती हुई बोली, अंकल यू आर वेरी क्लेवर। इस एक शनिवार बीनू कानों में बालियां पहने आई। 6-7 दिन पहले कान छिदाए थे। उसने बताया कि किस तरह उसके कानों में दर्द हुआ, पर उसने मां को बताया नहीं और कल किस तरह लड़ झगड़ कर बालियां पहनने आ गई। फिर पूछा अंकल कैसी लगती हैं। उसने कहा वीनू यू लुक ए क्वीन। हर्ष की एक लहर बीनू के छोटे से शरीर में दौड़ गई। उसका छोटा सा मुंह खिल गया और वो उत्साह और कृतज्ञता के साथ बताने लगी कि उसकी इयरिंग पहनने की बहुत इच्छा थी, पर इयरिंग फ्रॉक पे अच्छी नहीं लगती। उसकी माँ ने अपनी एक फटी साड़ी छोटी करके उसके लिए साड़ी तैयार की। वो साड़ी के साथ इयरिंग पहनेगी। उसने कहा कि वो इयरिंग ला देगा तो बोली भूल कर भी मत लाना अंकल, साड़ी के साथ इयरिंग का रंग मैच करना चाहिए। उसने कहा वो साड़ी का रंग बता दे और वो उसी रंग की इयरिंग ला देगा तो वो बोली साड़ी का रंग पीला है और अलग तरह का पीला है, इसलिए वो खुद ही माँ के साथ जाकर इयरिंग लाएगी। बीनू पूछती अंकल तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वो कातर बन के उत्तर देता उसे कौन फ्रेंड बनाएगा, वीनू ही दुनिया में उसकी एकमात्र गर्लफ्रेंड है। दुनिया में सब वीनू जैसे अच्छे थोड़े ही होते हैं। वीनू अपनी तारीफ से दीप्त हो उठती और उसके प्रति स्नेह से विभोर होकर उसके बिखरे बालों को ठीक करने लगती और अधिकार के साथ कहती अंकल जब तुम तेल लगाना भूल जाते हो तो कम से कम अपने साथ कंघी तो रखा करो। वो कहता ऑल राइट मैडम जैल फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। एक दिन बीनू ने कहा अंकल इट्स हाई टाइम टू हैड अ गर्लफ्रेंड। उसे हंसी आ गई और फिर बीनू के ही अमेरिकी ढंग की नकल करता हुआ वो बोला यस स्वीटी यू आर करेक्ट। एक दिन शनिवार को उसे प्रीति ने 7:30 बजे के करीब मिलना था। उसने सोचा कि वो बीनू को प्रीति के पास ले जाएगा। पार्क में बैठा वो बीनू का इंतजार कर रहा था कि बीनू दौड़ती दौड़ती उसके पास आई। अंकल आज तुमसे बहुत जरूरी काम है, बताओ तुम करोगे ना, तभी बताऊंगी। तुम जो कहो वो मैं ना करूं ये कभी हो सकता है। इस पर बीनू ने कहा कि अगले सोमवार से उसका स्कूल बंद हो रहा है और इस टर्म में उसकी एक टीचर स्कूल छोड़ रही है। उसकी क्लास की लड़कियां कल सुबह उसे फेयरवेल पार्टी दे रही हैं और एक प्रेजेंट देंगी। उसकी मां ने उसे चंदे के लिए 2 रुपए दिए हैं, पर वो कम से कम 6-7 रुपए देना चाहती है क्योंकि कई दूसरी लड़कियों ने 10-10 रुपए चंदा दिया है। इसलिए वो उसे अभी अभी कम से कम 4 रुपए दे दें क्योंकि क्लास की मॉनिटर को अभी जाकर उसे पैसा देना है, फिर वे सब प्रेजेंट खरीदने निकलेंगी। उसके पास 5 रुपए थे और उसे प्रीति से मिलना था। वो एकदम हतप्रभ हो गया। उसने कहा बीनू मेरे पास 5 रुपए हैं पर बहुत काम के हैं, मैं कल सुबह 7 बजे तुम्हें 7-8 रुपए जितना चाहोगी दे दूंगा। इस पर बीनू का मुंह पीला पड़ गया। अंकल मुझे तो अभी चाहिए, कल नहीं, आज शाम पैसे देने की लास्ट डेट है, तुम्हें ऐसा क्या काम है। वो चुप
मुजरिम की तरह बैठा रहा। उसने फिर कहा, वीनू नाराज मत हो, मैं कल ला दूंगा। वीनू कुछ देर बैठी रही, फिर सहसा बोल उठी, अंकल क्या तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना है? वो पानी पानी हो गया। झूठ बोलने का उसमें साहस ना था। उसने किसी तरह हामी भरी, तो तुमने मुझसे झूठ कहा कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? बीनू की आंखें झेलने का उसमें साहस न था। उसके बाद वो 5-7 मिनट तक बैठी रही, फिर बोली, अच्छा अंकल जाती हूं। उसने एक बार फिर कहा कि कल सुबह आ जाएगा तो पैसे दे देगा, पर वीनू ने कहा, अंकल आज ही लास्ट डेट थी। लास्ट डेट उसे ऐसी लगी, ऐसी चीज है लास्ट डेट जिसके आगे वो हताश था, कुछ नहीं कर सकता था। और वीनू चलने लगी तो उसने पूछा कि अगले शनिवार वो आ रही है ना? ठीक नहीं है अंकल, छुट्टियों में हम शायद बाहर चले जाएं। उस दिन प्रीति नहीं आई। 2 घंटे इंतजार करने के बाद वो सन्न था। बीनू की बात पूरी न करने की ग्लानि, प्रीति से मिलकर जीवन के उत्साह में उसे शायद भूल जाती, पर वो दुख और ग्लानि से जम गया था। ट्राम से घर जल्दी पहुंच जाएगा, वो पैदल ही घर चल दिया। देर से घर लौटने पर पिता ने डांटा, बिना खाए लेट गया। प्रीति से अब कैसे मुलाकात होगी, क्योंकि ये मुलाकात होने पर ही अगली मुलाकात तय होती। अपनी छोटी सी जिंदगी में वो पहली बार डूब गया था। इम्तिहान में एक भी प्रश्न का उत्तर ना आने पर जो हालत होती है, ऐसी ही उसकी हालत थी। अगला दिन रविवार था। वो नहीं जानता था कि रविवार कैसे बीतेगा। लेटे लेटे उसे सूझा कि प्रीति को टेलीफोन किया जाए, पर वो टेलीफोन करेगा और प्रीति को छोड़कर किसी दूसरे ने पकड़ा तो लड़के की आवाज सुनकर शायद प्रीति को ना बुलाए। अपने पड़ोस के उस बच्चे से जो उससे क्रिकेट की तस्वीरें ले जाता था, उसने प्रीति को टेलीफोन करवाने की सोची, और जब प्रीति टेलीफोन पर आ जाएगी तब वो फोन ले लेगा। अगले दिन उसने यही किया। उसकी चाल काम आ गई। टेलीफोन पर प्रीति आई, पर उसने टेलीफोन करने के लिए उसे बहुत घुड़का और कहा कि वो शाम को मिलेगी और वंस फॉर ऑल उसकी बेवकूफ़ी खत्म कर देगी। उस शाम प्रीति मिली। प्रीति को उसके प्रेम का नाप मिल गया था। वो घबरा उठी थी कि कहीं वो उसके लिए न्यूसेंस ना हो जाए। उसने साफ साफ कह दिया कि वो उससे प्रेम नहीं करती है और वो आइंदा उसे तंग ना करे। उसकी जब इच्छा होगी तब वो उससे मिल लेगी। वो हताश हो गया, पर किसी न किसी एक सूत्र को पकड़े रहना चाहता था। उसने कहा, अच्छी बात है, और फिर कैजुअली कहा, तो कब मिलेंगी? वो कब आए मिलने? प्रीति ने उसके साथ उसका छल पकड़ लिया। उसने कहा था कि वो उसे अब अगले जन्मदिन पर बुलाएगी, तभी मिलेगी। इसके बाद 6 महीने कलकत्ता रहा और इसी बीच शायद प्रीति का जन्मदिन नहीं पड़ा और वो अपने पिता को किसी तरह राजी करके दूसरे शहर चला गया। 1 वर्ष नष्ट कर वो नए सिरे से बीए में भर्ती हो गया। उसे अब भी लगता है कि यदि उस दिन उसने वीनू को पैसे दे दिए होते तो प्रीति से वो इस तरह नहीं टूटता। वीनू के छोटे मुंह पर बड़ी बड़ी आंखें कितनी छोटी हो गई थी, उसे याद आया और वो मन ही मन अंग्रेजी में बुदबुदाया, आई लेट हर डाउन बैडली। इसके आगे सोचने का मादा उसमें नहीं था। 5 बज रहे थे। उसने एक बार फिर अपने बॉस की ओर देखा। वो कुर्सी से उठ रहा था। उसने बॉस को हिकारत की दृष्टि से देखा। उसका ठीक 10 बजे कुर्सी पर बैठना और ठीक 5 बजे उठना, सर्दी गर्मी सब मौसम में सूट और टाई पहनना उसे बहुत ही पोचा लगता। बॉस जब अपनी गाड़ी पर बैठता तब बड़े एहतियात से पीछे हैंगर में अपना कोट डालता और फिर इस कदर अकड़कर स्टीयरिंग पर बैठता कि उसकी जरूरत और तेज हो जाती। बॉस का इमेकुलेट ढंग से उसकी बर्दाश्त से बाहर था। उसने एक दोस्त से उसे एक दिन बातों बातों में कहा था कि इमेकुलेटेनेस एक बहुत ही खोखली चीज है। परीक्षा हॉल में वो मैथमेटिक्स के पेपर में अपने सवाल के उत्तर मिलाता था। जब उत्तर मिल जाता तो वो निश्चिंत हो जाता। उसके दोस्त ने जब इमेकुलेटनेस वाली बात कही तब से बॉस के प्रति उसकी नफरत पुष्ट हो गई। बॉस कमरे से बाहर निकल रहा था। उसने अपने पैर सामने की टेबल पर पसार लिए और निश्चय किया कि वो दोस्तों के पास नहीं जाएगा। आज वो टम्बलर में पड़े बर्फ के क्यूब की तरह सख्त था और पिघलना नहीं चाहता था। ये कहानी थी छुटपन के वर्षों का अंतर। जैसा मैंने कहा इस कहानी को शुरू करने से पहले कि अशोक सेकसरिया की कहानी का जो शिल्प है वो शिल्प
एक महानगरीय बोध के साथ तो है ही, जो कथ्य उसका है, लेकिन जो उसकी रवानगी है, जो उसकी तरलता है, वो विशेष रूप से कोई प्रसंग नहीं रचते हैं। एक आदमी अपने पिछले जीवन को लेकर अपने वर्तमान के साथ किस तरीके से जूझ रहा है और उसके जीवन जूझने के क्रम में उसने क्या क्या गलतियां की, बड़ी ईमानदारी से, बड़ी साफ गोई से, बिना कोई प्रपंच किए हुए, शाब्दिक प्रपंच किए हुए कहानीकार बहुत ही तरलता से और सहजता से अपनी बात रखता है। तो मुझे बहुत खुशी है और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जनसुलभ पुस्तकालय का और अर्पण जी का कि उन्होंने अशोक सेकसरिया की एक कहानी का पाठ करने के लिए मुझे चुना। और मैं गौरवान्वित भी महसूस कर रहा हूँ कि मैंने अशोक सेकसरिया की कहानी का पाठ किया। जैसा मैंने शुरू में ही कहा था अपने वक्तव्य को शुरू करने से पहले ही, कि कई बार आपके जीवन में घटनाएं जो होती हैं वो एक पूर्वापर क्रम के साथ जुड़ी हुई रहती हैं। जैसा मैंने कहा अपने वक्तव्य को शुरू जब मैं कर रहा था तभी, कि मेरा एमफिल का विषय रामवृक्ष बेनीपुरी पर था। उसी दौरान अशोक सेकसरिया का नाम मैंने सुना अपने एमफिल करने के दौरान, उनके विचारों से अवगत हुआ, उनके पिताजी के बारे में जाना कि किस तरह से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाने में उनके पिताजी सीताराम सेकसरिया की भूमिका थी, साथ ही और लोगों की भी जो भूमिका रही इतिहास में वो तो है। फिर उसके बाद फिर मैंने जैसा बताया कि मैं और डॉक्टर प्रेम सिंह एक बार इंदौर की यात्रा पर गए हुए थे। उसी दौरान सर के पास फ़ोन आता है कि अशोक सेकसरिया का निधन हो गया, और फिर हम दोनों बातचीत करने के क्रम में अशोक सेकसरिया के राजनीतिक जीवन के बारे में, उनके सामाजिक जीवन के बारे में और उनके साहित्यिक जीवन के बारे में एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। तो कुल मिलाकर मेरा यही कहना है कि आपके जीवन में एक पूर्वापर क्रम होता है, कोई आकर उसे जोड़ देता है एक सूत्रधार की तरह। तो अर्पण कुमार उसी सूत्रधार का उन्होंने काम किया कि जिस लेखक की किताब मेरे घर में बहुत दिनों से पड़ी हुई थी और उस किताब को मैं पढ़ नहीं पा रहा था, तो उन्होंने मुझे जो सलाह दी और मैंने जो किताब पढ़ी, तो मैं उस वाकई में उस बच्चे की तरह खुश हो गया जिसने कभी किसी मिठाई का स्वाद नहीं चखा और वो बार बार उसे लेने से मना करता रहा, और जब उसे स्वाद दिया गया तो उस मिठाई का जब उसने स्वाद पाया तो वो अभिभूत हो उठा। तो बस मुझे इतना ही कहना है। मैं फिर कहूँगा कि समाजवादी विचारों से प्रेरित या समाजवादी विचार रखने वाले जितने साहित्यकार हुए हैं, वो साहित्यकार तो हुए ही, बल्कि वो सामाजिक कार्यकर्ता भी हुए और साथ ही साथ वो समाज के विभिन्न कार्यों में भी संलग्न रहे। लेकिन उनमें एक बात खास तौर पे रेखांकित करने वाली है और गौर करने वाली है कि अगर आप उनके साहित्यिक कर्म को देखेंगे तो उसे आपको विशुद्ध साहित्यिक नज़रिए से देखना होगा। अगर उनके राजनीतिक कर्म को देखेंगे तो आपको विशुद्ध राजनीतिक चश्मे से उनके राजनीतिक कर्म को देखना होगा। मैंने इसके लिए एक बात भी कही थी कि विजय देव नारायण शाही कहा करते थे कि वो राजनीति में कभी भी साहित्य को लाना घोर अपराध जैसा है और साहित्य में राजनीति घुसाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो अशोक सेकसरिया की कहानी को पढ़ते हुए भी बिल्कुल ऐसा ही लगा कि उनके राजनीतिक विचार भले ही जो भी रहे हों, लेकिन जब वो एक साहित्यकार की तरह लिखते, सोचते, पढ़ते और कहानी को बुनते हैं तो वो एक बिल्कुल विशुद्ध साहित्यकार की तरह ही लिखते हैं। मन के एक छोटे से भाव को वो कलम की कूची से रचते चले जाते हैं और उसमें भाव तरलता होती है, उसमें आपको खुशी होगी। तो इन्हीं बातों के साथ अब मैं विदा लेना चाहूँगा। फिर से जनसुलभ पुस्तकालय का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, अर्पण कुमार जी का शुक्रिया, और जितने भी तमाम लोग जुड़े हुए हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस कहानी पाठ को सुना। पता नहीं कहानी के भाव को मैं आप तक पहुंचा पाया या नहीं पहुंचा पाया, लेकिन मेरी कोशिश रही कि बहुत छोटे से समय में एक बार मैंने कहानी पढ़ा और फिर उसको आप तक पहुंचाने की मैंने कोशिश की। तो आप सब लोगों का फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया अर्पण कुमार जी, जनसुलभ पुस्तकालय। और जनसुलभ पुस्तकालय वाकई में इस दौरा में बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा है
और अर्पण कुमार जी की तल्लीनता और निरंतरता ये काबिल गौर है और काबिल तारीफ़ है कि वो एकाग्र कर कर लगातार एक साहित्यकार के तमाम पक्षों को वो लेकर आ रहे हैं, उसका दस्तावेजीकरण कर रहे हैं। ये वर्चुअल मीडिया पे एक दस्तावेजीकरण भी हो रहा है और ये आगे भविष्य में लोगों के लिए बहुत लाभप्रद होगा, ऐसा मुझे भरोसा है और पूरा भरोसा है। तो अर्पण जी इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं और उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है और बहुत तल्लीनता से और बहुत निरंतरता के साथ वो लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। एक लेखक के साथ जितने भी महत्वपूर्ण लोग जुड़े हुए हैं उनके विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए वो निरंतर प्रयास करते रहते हैं। तो अर्पण कुमार जी के इस काम के लिए मैं उन्हें साधुवाद देता हूं और वाकई में बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। और आप सभी लोगों का शुक्रिया कि आपने इस कहानी के पाठ को सुना और मैं अच्छा महसूस इसलिए कर पा रहा हूँ कि मैंने अशोक सेकसरिया की कहानी को पढ़ा और मुझे कहानी अच्छी लगी और एक अच्छी कहानी का पाठ मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।